हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का समृद्धि आईएएस में स्वागत है। मैं समृद्धि आईएएस मैनेजिंग डायरेक्टर अभिजीत कुमार आप सभी से आज प्रथम दिन विश्व के चल रहे प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की विदेश नीति, इस पे आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। ये मुद्दा और इसके अलावा अन्य और मुद्दे जो कि विश्व राजनीति में, बिहार में, भारत के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फेमस हो रहे हैं, जिनसे सिविल सर्विस में यानी कि बीपीएससी या यूपीएससी या इनके अलावे अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो जरूरी टॉपिक्स हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर, उन सभी मुद्दों को समझदारी के साथ मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आए तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही आप इसको शेयर करेंगे, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और अन्य बिंदु आपके सामने लाएंगे। रोज नए बिंदु लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे और आपको हर बिंदु पे परीक्षा के प्रारूप पे, परीक्षा की चीजों पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे तमाम सक्सेसफुल ऑफिसर्स को भी मैं आपके साथ जोड़ूंगा, जिनके साथ आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं और आप उसको सॉल्व करा सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, यह टॉपिक है रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की विदेश नीति। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपसे कि इस टॉपिक पे पूरी समझदारी विकसित करने की आवश्यकता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की आवश्यकता है। और केवल इसलिए नहीं कि हम सिविल एस्पिरेंट हैं, सिविल एस्पिरेंट होने के नाते तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर हम एक एक्टिव सिटीजन है इस देश के, भारत के, तो हमें विश्व में चल रही घटनाओं को बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम सही तरीके से चीजों को कर सके। तो चलिए अब मैं आता हूं टॉपिक पे, रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की विदेश नीति। यहां से प्री में भी प्रश्न बन सकता है, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी कहां से किस प्रकार के प्रश्न बनेगा वो चीज में अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध, तो सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध का मैं आपको बताना चाहता हूं कारण, कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच का कारण क्या है। कारण थोड़ा समझ लीजिए, ब्रीफ में मैं कारण बताना चाहता हूं, फिर मैं बताऊंगा ये क्यों चल रहा है और हमारे देश भारत की इसमें क्या भूमिका है। ठीक है, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ देख रहा है कि भारत इस मुद्दे में क्या कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के कारण पे आऊं, मैं दो चार नाम आपसे बताना चाहता हूं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लोग का नाम बराबर इस टॉपिक में आएगा और इनकी का क्या महत्व है इन नामों का, उस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध का कारण मैं ये आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, पहले थोड़ा सा आप ये इस पॉइंट पे समझिए कि जब हमें मैप को समझना होता है तो हम चार पोल्स को ध्यान कर रखते हैं। एक है नॉर्थ, दूसरा साउथ, तीसरा ईस्ट और चौथा वेस्ट। तो हमें यूक्रेन युद्ध का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस पे थोड़ा यूक्रेन को समझने का प्रयास करिए। अगर ये यूक्रेन है तो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, ये यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी कि ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये रूस का एरिया है। ठीक है, ये रूस का एरिया है। और यहां पे ये जो नीचे में, रूस के नीचे में यहां पे जो है, यहां पे एक सी है, ठीक है, जिसका नाम है सी ऑफ अजेव, सी ऑफ अजेव, थोड़ा सा इसका समझिएगा। और ये साउथ में, यूक्रेन के साउथ में नीचे में यहां पे एक जगह है जिसका नाम है क्रीमिया। ठीक है, और क्रीमिया के नीचे पे यहां पे जो है वो है ब्लैक सी, सी ऑफ ब्लैक, ठीक है, काला सागर। तो ये जो है, और ये पूरब में क्या है, रसिया है। नॉर्थ में यूक्रेन के ऊपर में एक देश है जिसका नाम है बेलारूस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्थ में यूक्रेन के ऊपर जो है वो है बेलारूस।
ठीक है। और बेलारूस के ऊपर तीन बाल्टिक कंट्रीज में लिथुआनिया है, ठीक है, लिथुआनिया एक प्रमुख देश है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, जो बेलारूस के ऊपर में है। आप थोड़ा यूक्रेन का लोकेशन समझ लीजिए। उसके बाद अब देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं, वेस्ट का जो पार्ट देख रहे हैं, ये वेस्ट का जो पार्ट है ये मुख्य तौर पे यूरोपियन कंट्री का पार्ट है, ठीक है। और यहां से वेस्ट में से जो है सो ये किससे कनेक्ट होता है, यूरोप से कनेक्ट होता है। तो अब आप समझिए कि झगड़ा क्या है, ये झगड़ा होने के पीछे का कारण क्या है। कारण ये है कि इस पे चलने से पहले थोड़ा सा रूस का इतिहास समझ लीजिए। रूस जो आज में आप रूस देख रहे हैं, ये एक टाइम पर सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है, जिसको बोलते थे USSAR, ठीक है। ये यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट अलायंस जो है ये रहा है, सोवियत संघ। तो यहां पे जो है ये जो कंट्री रहा है, इसमें आप देखेंगे कि ये कंट्री बना बेसिकली 1922 में, 1922 में 1922 में यूएसएसआर का जो है सो गठन हुआ था। यूएसएसआर का गठन 1922 में कैसे हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चल रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय 1917 में रशिया में क्रांति हुई, बोल्शेविक क्रांति। और उस बोल्शेविक क्रांति में जो है सो लेनिन नेता था, ठीक है। और लेनिन ने क्या किया कि पूरे सोवियत संघ को जो है सो रूस को एकत्र किया और उसमें 15 देशों को शामिल किया, 15 कंट्रीज, और उस 15 देशों का एक संघ बना और उस संघ का नाम पड़ा यूएसएसआर, ठीक है। और यह संघ जो है वो आगे चलता रहा। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर आया। शीत युद्ध में भी रशिया ने अपने इन संघों को साथ में रखा और लेकर के आगे बढ़ता रहा। लेकिन ये जो संघ है, ये संघ 1991 में टूट गया। 1991 में यूएसएसआर जो है वो टूट गया, उसका विखंडन हो गया। अब जब यूएसएसआर टूट गया तो आज जिस देश से युद्ध चल रहा है यूक्रेन, ये यूक्रेन जो है यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। और रशिया का मुख्य हिस्सा जो है लगभग मान के चलिए कि 70% हिस्सा एशिया में पड़ता है और 30% हिस्सा यूरोप में पड़ता है। तो यूक्रेन वाला जो पार्ट है ये मुख्यतः यूरोप से जुड़ा हुआ है, यूरोप से सटा हुआ है। तो अब जब 1991 में ये निकल गया यहां से, यानी कि यूक्रेन या अन्य जो 15 देश थे वो अलग हट गए, सब टूट गए, तो एक बड़ा देश रूस एक जगह पे रहा और बाकी देश अलग अलग हो गए। तो इसमें से यूक्रेन जो है, ये यूक्रेन यूरोप से सटा हुआ था। तो विवाद जो स्टार्ट हुआ है, रूस यूक्रेन विवाद, ये मुख्य तौर पे स्टार्ट हुआ है 2014 से, ठीक है। 2014 से जो है ये विवाद स्टार्ट हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कि रूस यूक्रेन के बीच में जो ये विवाद है, ये विवाद 2014 से स्टार्ट हुआ है। अब ये 2014 से क्यों स्टार्ट हुआ, टूट तो 1991 से गया। तो मैं आपको बताऊं कि 2014 में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका नाम था पेट्रो यानुकोविच, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। और पेट्रो यानुकोविच जो थे ये रशिया के समर्थक थे, ठीक है, रशिया के समर्थक थे। लेकिन यूक्रेन की जो जनता थी, उन्होंने इनके ऊपर ये प्रेशर बनाया कि आप यूरोपियन यूनियन या नाटो में शामिल हो जाइए, यानी नाटो में, मुख्य तौर पे नाटो में शामिल होने की बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि ये जो पेट्रो यानुकोविच हैं, ये रशिया के समर्थक थे और रशिया नाटो का विरोधी है और रशिया साथ ही यूरोपियन यूनियन का भी विरोधी है, तो उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया। तो जो यूक्रेन की जनता थी, 2014 की मैं बात आपको बता रहा हूं, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह ऐसा हुआ जैसे लगा कि पेट्रो यानुकोविच को जनता मार देगी। तो पेट्रो यानुकोविच अपना जान बचाकर रशिया भाग गए, रूस आ गए, ये रूस आ गए। उसके बाद रूस ने क्या किया, रूस ने 2014 में ही क्रीमिया का जो दक्षिण वाला हिस्सा, ये यूक्रेन का जो दक्षिण वाला हिस्सा है क्रीमिया, इस क्रीमिया पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब देखिए रशिया यहां पूरब में है और रशिया ने क्या कर लिया, यहां इनके क्रीमिया पर कंट्रोल कर लिया। जब क्रीमिया पे कंट्रोल किया तो सी ऑफ एजो जो है ये भी कंट्रोल में आ गया। सी ऑफ एजो यूक्रेन के बगल में है, इसको भी इसने कंट्रोल कर लिया। और इसके साथ ही अब इसका सीधा संबंध यहां पे किसके साथ बन गया, ब्लैक सी के साथ, काला सागर के साथ।
और काला सागर से रास्ता आता है मेडिटेरियन सी के पास, यानी भूमध्य सागर के पास। तो यहां क्या है कि बिजनेस करने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है। तो ये मैं बताऊंगा कि रसिया ने आखिर ऐसा क्यों किया। रसिया ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि यूक्रेन वाले जो थे, यूक्रेन के जो लोग थे वो शामिल होना चाह रहे थे कहां, यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में, नाटो में जाना चाह रहे थे। तो इनका एक क्या था कि जो ये यूक्रेन है इसके पास बहुत सारा गैस है, ठीक है, गैस का भंडार है, खासकर क्रीमियन एरिया में भी। तो उनको चाहिए था कि उस पर कंट्रोल करें। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं इनका जो पर्पस था कि यूक्रेन को जो है सो शामिल कराया जाए नाटो में। हालांकि इसमें शामिल कराने में जो सबसे बड़ा जो भूमिका रहा है शामिल कराने के जो दबाव में, वो नाम है अमेरिका का। जो मैंने आपको एक नेता का नाम बताया था, जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका जो है वो चाह रहा है कि वो नाटो के कंट्रोल में आ जाए, यूक्रेन नाटो में चला जाए। ठीक है, और जो रसिया है ये नहीं चाहता है ऐसा। रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में जाए। ठीक है, तो अब देखिए कि क्रीमिया में जब वो 2014 वाला मसला हुआ, उसी टाइम क्रीमिया कंट्रोल में आ गया रसिया के। ठीक है, और उसके बाद चीजें थोड़ी ठीक हुई। रसिया, अभी भी क्रीमिया रसिया के पास ही है, क्रीमिया यूक्रेन के पास नहीं है। ये 2014 का ही बात है। तो लग रहा होगा कि अभी जो युद्ध चल रहा है ये आज की वजह से चल रहा है। ये आज की वजह से नहीं चल रहा है, इसकी पृष्ठभूमि पुरानी है, 2014 से पृष्ठभूमि स्टार्ट होती है। तो 14 में क्रीमिया कंट्रोल कर लिया और पूरा वर्ल्ड देखते रह गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। बस एक संस्था थी जिसका नाम था G8। G8 एक संस्था थी, उस G8 संस्था ने रसिया का विरोध किया। तो G8 की जब आप बात करिएगा तो G8 में कौन कौन से लोग हैं, तो G8 में मुख्य तौर पे जो अगर हम यूरोप से बात करें तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका है, उसके बाद कनाडा है, और इसके बाद जापान और रूस। ये रूस हुआ करता था, लेकिन अब रूस जो है वो नहीं है, तो अभी G7 हो गया है। तो इसी मुद्दे पर रूस को G8 से निकाल दिया गया था 2014 में, तो हो गया था G7। ठीक है, लेकिन उसके बाद कोई खास कार्रवाई नहीं हुई और क्रीमिया रूस के कब्जे में था। दिक्कत क्या हुई कि 2017 में यूक्रेन ने क्या किया कि यूक्रेन में नाटो में जाने के लिए एकदम से जो है सो प्रयास जारी कर दिया कि हम नाटो में जाएंगे। नाटो क्या है, तो नाटो जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो संस्था है, इस संस्था में वर्तमान में 30 सदस्य हैं, नाटो में 30 सदस्य हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, नाटो के साथ अलायंस करने का प्रयास किया और अमेरिका ने इसके लिए इसको खूब उकसाया कि आप नाटो में आ जाओ। ठीक है, और जब ये नाटो में जाने का प्रयास करने लगा तो इससे सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई वो रसिया को हुई। अब रसिया को दिक्कत क्यों हुई ये समझिए। तो जैसा हमने कहा कि रसिया के साथ पूर्वी सीमा जो है वो मुख्य तौर पे यूक्रेन साझा करता है। और नाटो देशों की क्या है, एक पॉलिसी है। जब नाटो का संविधान पढ़िएगा तो नाटो के संविधान का अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 4 कहता है कि ये चारों ही एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, ये सब सारे जो देश हैं नाटो में एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। और अनुच्छेद 5 कहता है कि यदि इनके ऊपर कोई हमला करता है तो ये 300 मिलकर जवाब देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर नाटो में से किसी एक आदमी को भी आप अगर छूते हैं तो 300 मिलकर कूट देगा, धर के आपको पूरा बढ़िया से कूटेगा। अब ये सोचिए कि रसिया का तो तनातनी है क्रीमिया को लेकर यूक्रेन से, अब यूक्रेन जा रहा है नाटो में, तो रसिया का तो यूक्रेन से कभी भी विवाद हो सकता है। और इसी विवाद के आड़ में अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो अमेरिका की जो सेना है, जो कि नाटो का मुखिया है, वो क्या करेगा, वो अपना सैनिक खड़ा कर देगा यूक्रेन में, यूक्रेन के सपोर्ट के नाम पर। और जब ये यूक्रेन में सैनिक खड़ा कर देगा तो इससे किसकी संप्रभुता को चोट पहुंचेगी, रसिया की सॉवरेनिटी को चोट पहुंचेगा। और रसिया ये नहीं चाहता है, रसिया ये क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में कोई उसका दुश्मन आके बैठ गया। आप भी नहीं चाहिएगा, मैं भी नहीं चाहूंगा। हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो आसपास है वो सुरक्षित रहे। ठीक है, तो जब 2017 में यूक्रेन ने नाटो में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी तो रसिया ने क्या किया, तो जो इनका ये वाला जो इलाका है, जो पूर्वी इलाका है, इस पूर्वी इलाके में यहां पे क्या रसिया ने अपना सैनिक भेजना स्टार्ट कर दिया।
और ये पूर्वी इलाके के जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग रसिया भाषा बोलते हैं, रसिया का भाषा बोलते हैं, ठीक है, और रसिया से खुद को कनेक्ट रखते हैं। तो यहाँ की जो कुछ जनसंख्या है वो चाहती है कि वो क्या करे, रसिया में चली जाए, ठीक है, रूस में चली जाए। उनको सेपरेटिस्ट बोलते हैं, सेपरेटिस्ट बोले तो अलगाववादी, ठीक है। कुछ अलगाववादी लोग यहाँ पे यूक्रेन में रहते हैं जो चाहते हैं कि वो रसिया में चले जाए, ठीक है, यानी कि वो हिस्सा रसिया को चला जाए या फिर उनको स्वतंत्र कर दिया जाए, ऐसा उनका डिमांड है। ऐसी स्थिति को देखते हुए जो है सो यूक्रेन ने भी यहाँ पे भारी सेना बल खड़ा कर दिया, ठीक है, और रसिया ने भी यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब अमेरिका का ये मानना है कि जो पूर्वी यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है यूक्रेन के खिलाफ, ये रसिया करवा रहा है और रसिया पूर्वी यूक्रेन को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, ऐसा अमेरिका कहता है। और अमेरिका जो है ये यूक्रेन पर को दबाव बना रहा था कि भाई आप नाटो ज्वाइन कर लीजिए, और नाटो ज्वाइन करने के लिए जो ये वर्तमान के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। अब उसी स्थिति को देखते हुए रसिया ने उनको मना किया कि भैया आप नाटो ज्वाइन मत करिए, क्योंकि अगर नाटो ज्वाइन कर लेगा यूक्रेन तो नाटो के ज्वाइन करने के वजह से इस एरिया में अमेरिकी सैनिक आ जाएंगे, और इससे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होगा वो किसको होगा, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रसिया को होगा। तो रसिया नहीं चाहता है कि इस क्षेत्र में अमेरिका आए, तो अमेरिका को नहीं आने के लिए अमेरिका को रोकने की आवश्यकता नहीं है, यूक्रेन को रोकने की आवश्यकता है कि यूक्रेन नाटो में ना जाए। और यूक्रेन चूंकि नाटो में जाने के लिए तैयारी कर रहा है, इसी वजह से रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। मेन रीजन यही है, ताकि रसिया अपनी संप्रभुता को बचा सके, अपनी सॉवरेनिटी को बचा सके। अब एक प्रश्न आपके ध्यान में आएगा, अगर आप पढ़ रहे होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको एक प्रश्न ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई यूएन जो है, यूएन तो यूएन आखिर क्या कर रहा है इस मुद्दे पे, यूएन जो है वो इस मुद्दे पे क्या कर रहा है, ठीक है, यूएन क्यों नहीं कुछ कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं और आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूक्रेन के द्वारा ही बनाए गए नियम कायदे कानून, यूएनओ के द्वारा ही बनाए गए जो नियम कायदा कानून है, उसी का फायदा रसिया उठा रहा है। रसिया कहीं और का फायदा नहीं उठा रहा है। रसिया किसकी फायदा उठा रहा है, तो जो कानून बनाया गया है यूएनओ के द्वारा, और यूएनओ में वो कानून बनाया किसने है, अमेरिका ने बनाया, और अमेरिका ने अपने फायदा के लिए बनाया, और उसी चीज का जो है सो फायदा उठाया किसने, तो हम ये रसिया ने। कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं, समझिए। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन असेंबली, यूनाइटेड नेशन जो है इसकी स्थापना इसीलिए हुई थी 1945 में कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो अब ऐसा कोई वर्ल्ड वार जो है वो आगे ना हो, ठीक है, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई थी यूएन की। तो आप देखिएगा कि जो ये यूएन स्थापित हुआ था, तो यूएन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएन का जो संविधान है, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन असेंबली का, तो इसका जो संविधान का जो अनुच्छेद 7 है, ये 7 एक बात कहता है। ये 7 क्या कहता है, तो ये 7 कहता है कि यदि कोई देश में कोई ऐसा हिस्सा है जहां के नागरिक जो है उस देश में सही से नहीं रह रहे हैं या उनके साथ दिक्कत महसूस हो रहा है, तो उनके डिमांड पर अगर वो सहायता मांगते हैं तो उनका सहायता कोई बाहरी देश कर सकता है, ठीक है, कोई बाहरी देश कर सकता है। तो अब देखिए, ये जो पूर्वी हिस्सा है यूक्रेन का, इस पूर्वी हिस्सा के जो दो क्षेत्र हैं, उन दो क्षेत्र का नाम है लुहांस्क और डोनेट्स्क। एक क्षेत्र है जिसका नाम है लुहांस्क और दूसरा का नाम है डोनेट्स्क। रसिया ने क्या किया कि इन लुहांस्क और डोनेट्स्क को भी क्या किया, अपना सैनिक भेज दिया और इसको कंट्रोल में ले लिया। ये यूक्रेन का हिस्सा है, लुहांस्क और डोनेट्स्क, पूर्वी यूक्रेन का, ठीक है। और इसको हिस्से में लेकर के क्या किया, इन दोनों को रिपब्लिक घोषित कर दिया, ठीक है। इन दोनों को इसने क्या किया, रिपब्लिक घोषित कर दिया। ये अभी का टाइम 20 फरवरी की बात है। 20 फरवरी को क्या किया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को इसने क्या कर दिया कि रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब सोचिए कि यूक्रेन का ही क्षेत्र है और उसको जो है इसने लुहांस्क और डोनेट्स्क को क्या कर दिया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब जब ये दोनों रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया, तो जैसे यूएन का जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर वो क्षेत्र चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा कोई बाहरी देश करे, तो बाहरी देश कर सकता है, ठीक है। तो जब इसको रिपब्लिक का दर्जा दे दिया, तो इन दोनों ने क्या किया, एक लेटर लिख दिया रसिया को,
और रसिया को लेटर लिख करके कहा कि आप हमें सपोर्ट करिए। तो इनके सपोर्ट के नाम पर, इनके नागरिकों की सुरक्षा के नाम पर रसिया ने अपनी सेना भेज दी। अब इसलिए रसिया, देखिए रसिया क्या कह रहा है कि हम वार नहीं कर रहे, हम तो मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। ये वॉर नहीं, ये मिलिट्री ऑपरेशन है। क्यों? लुहांस और दोनेत्स्क को बचाने के लिए, इनके नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन एक्चुअल बात क्या है? एक्चुअल बात यह है कि इसके माध्यम से रसिया जो है यूक्रेन पर हमला कर रहा है और उससे इस बात का भरोसा चाहता है कि वो नाटो में नहीं जाएगा। ठीक है। और ये जो सारे संबंध जो 2014 से खराब हो रहे थे, इन संबंधों को ठीक करने के लिए आप देखिएगा तो एक समझौता हुआ था, मिन्स्क समझौता। ठीक है। तो वो 2014 में ही हुआ था। 2014 के सितंबर महीने में मिन्स्क समझौता हुआ था। मिन्स्क कहां है? तो मैंने बताया था कि यूक्रेन के नॉर्थ में बेलारूस है और बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ठीक है। तो मिन्स्क में समझौता हुआ था 2014 के सितंबर महीने में। और 2014 के सितंबर महीने में जब यह समझौता हुआ था तो इस समझौते में यह कहा गया था कि ये दोनों ही जो लोग हैं वो अपने अपने एरिया में रहेंगे और यहां के लोगों के राइट्स को जो है सो प्रोटेक्ट करेगा यूक्रेन। ठीक है। लेकिन ये ज्यादा समय तक चल नहीं पाया और फिर 2015 के फरवरी महीना में जो है सो फिर एक ट्रीटी हुआ, मिन्स्क ट्रीटी। और इस ट्रीटी के द्वारा क्या हुआ? इस ट्रीटी में कहा गया कि भाई क्या करेंगे, तो इसके द्वारा जो है सो अब रसिया जो है यहां पर जो है सो अपना सैनिक खड़ा कर सकता है, इनको प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है। लेकिन इस बात को जो है वो नहीं माना यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन ने कहा कि ये हमारे इंटरनल मामला में इंटरफेरेंस है, तो ये हमारे संप्रभुता को खतरा पहुंचा रहा है। तो ये जो दोनों ही ट्रीटी हुई थी, ये दोनों ही ट्रीटी का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है। मैंने एक आदमी का नाम लिया था इमैनुअल मैक्रोन। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान के हैं, लेकिन फ्रांस जो है इस मुद्दा में हमेशा मध्यस्थता का काम करने के लिए आया है, इसलिए मैंने आपको फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम उस समय लिया था। ठीक है। तो ये दो समझौते हुए थे, लेकिन दोनों ही समझौता असफल रहा, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मुख्य तौर पे यहां तक इतनी बात के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि जो यूएन का जो अनुच्छेद 7 है, जो ये कहता है कि कोई देश अगर सहायता मांगता है तो उसके लिए आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी 7 के अनुच्छेद का प्रयोग करके सोवियत संघ ने अपना मिलिट्री ऑपरेशन यहां पे स्टार्ट किया है। ठीक है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यूएन केवल निंदा प्रस्ताव ला रहा है और कुछ खास यूएन कर नहीं पा रहा है। अब आप देखिए कि इसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत इस पूरे मुद्दे पे क्या कर रहा है। तो आप देखिएगा, या आप न्यूज देख रहे होंगे, टीवी न्यूज, तो आप देख रहे होंगे कि इस यूक्रेन मुद्दे पर यूएन के, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में रोज बैठकें हो रही हैं और वोटिंग्स हो रहे हैं, लेकिन भारत जो है वो वोट्स नहीं डाल रहा है। भारत अपने आप को वोटिंग से अलग रख रहा है। भारत जो है वो यूएन के जो काउंसिल है, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, उस 10 में से एक भारत है जो इस बार 2 साल के लिए चुना गया है। तो भारत को वोट्स करने हैं, लेकिन भारत वोट्स नहीं कर रहा है। ठीक है। तो भारत की इसमें विदेश नीति क्या है, ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। भारत, अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका यानी कि यूएसए, अमेरिका चाहता है कि जो इंडिया है वो यूएसए का पक्ष करे। यूएसए का पक्ष करे, इसका मतलब यह है कि यूक्रेन का पक्ष ले, क्योंकि यूएसए यूक्रेन के साथ है। लेकिन भारत जो है वो रसिया, ना ही यूक्रेन के साथ खड़ा है और ना ही रसिया के साथ खड़ा है। भारत अपने आप को सेपरेट रखे हुए है। ऐसा क्यों है? तो ये समझिए कि भारत और रूस का संबंध सदियों से बहुत ही पुराना रहा है और हर जगह पे रूस ने हमारी मदद करी है। वो चाहे 1971 का हमारा भारत पाकिस्तान युद्ध रहा हो, या 1998 का हमारा परमाणु परीक्षण का मामला रहा हो, या शस्त्रों के मामले में जो आयात होता है, जो टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी कि सुरक्षा के मामले में हम बहुतायत स्तर पे हम कहीं ना कहीं रसिया पे निर्भर हैं। और रसिया ने बहुत मामले में खुलकर हमें सपोर्ट किया है। 1998 में जब हम परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने जा रहे थे तो अमेरिका हमारा विरोधी था, और अमेरिका ने ये यूक्रेन जो आज यूक्रेन के जो राजदूत हैं हमारे देश में, भारत में, वो कह रहे हैं कि भारत मध्यस्थता करे, तो ये ठीक है, मानवता के नाते हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यह भी एक यथार्थ सत्य है कि यूक्रेन ने भारत के का कभी भी पक्ष नहीं लिया है किसी भी मुद्दे पे, और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कोई अगर हथियार बेचता है तो यूक्रेन बेचता है। तो इस मामले में तो हमें यूक्रेन का साथ देना ही नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि रसिया जो है
रसिया हमारा परंपरागत मित्र है, तो रसिया का हम साथ नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए रसिया के अगर हम सपोर्ट में नहीं जा सकते हैं तो हम उसके विरोध में भी नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाकर के अन्य मुद्दों पे हमें रसिया का समर्थन चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए हम रसिया के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका तो किसी का परमानेंट फ्रेंड है ही नहीं, ये किसी का, ये शुद्ध बनियों का देश है, ये व्यापार करता है और ये देखता है कि जहां जिसके पास इसका फायदा है ये उसी के साथ अपना संबंध बनाता है, जहां इसको फायदा नहीं दिखता है ये संबंध नहीं बनाता है, ठीक है, या उसको वैसे ही छोड़ देता है। आज आप विश्व के, आज ये रसिया पर कार्रवाई करने की बात करता है, विश्व के जो मैक्सिमम देश है, अफगानिस्तान को किसने बर्बाद किया, लीबिया को किसने बर्बाद किया, सीरिया को किसने बर्बाद किया, इराक को किसने बर्बाद किया, अमेरिका ने बर्बाद किया, सबको अमेरिका ने बर्बाद किया। और आज अमेरिका कह रहा है कि रसिया जो है वो यूक्रेन को बर्बाद कर, ये कौन सी बात है भाई? रसिया क्या कर रहा है? रसिया बस ये चाहता है कि उसकी अखंडता नहीं थ्रेट हो, उसका जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थ्रेट ना हो, और किसी भी देश को अपने सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने का जो है सो अधिकार है। अब आप कहिएगा कि सर तो फिर यूक्रेन को भी अधिकार है, तो यूक्रेन अपने सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हर चीज में उसको मदद पहुंचाई जा रही है, हर मामले में, जब रसिया का यहां से जो है, रसिया का पाइपलाइन यूक्रेन होते हुए यूरोप जाता है, ठीक है, इधर भी आता है, सारे जगह जाता है, ठीक है, तो यूक्रेन ने कहा रसिया को कि इधर से अगर आपको जाना, पाइप लेकर के जाना है तो आपको जो है हमको 35 मिलियन जो है सो देना पड़ेगा रकम, ठीक है। और ये भी यूक्रेन ने किसके दबाव में कहा? यूरोपियन यूनियन के दबाव में कहा, और रसिया ने उसकी बात मान ली, बोली ठीक है तुमको जितना पैसा चाहिएगा हम देंगे, तुम जो डिमांड करोगे हम तुमको देंगे, बस हमारा एक ही कहना है कि तुम नाटो ज्वाइन नहीं करोगे, तुम यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करोगे। लेकिन इसने नाटो ज्वाइन करने का बात कर रहा है। और आप ये देखिए कि अमेरिका के भड़काने पर ये युद्ध में तो फंस गया, सबने कहा था नाटो देशों ने कि हम तुमको समर्थन करेंगे, तुम करो, लेकिन आज जब ये युद्ध हो रही है तो कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सारे लोग क्या कर रहे हैं कि हम हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दे रहा है। उसको आदमी क्या हो सकता है, ट्रेंड जो है सो जवान क्या हो सकता है जो कि लड़ सके, और वो उसको कोई दे नहीं रहा है। तो यहां से रूस यूक्रेन युद्ध से एक बहुत बड़ी सीख निकल के सामने आती है कि कभी भी किसी दूसरे के बहकावे में आकर के किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यहां पे इनको मुंहमांगा दाम जो है सो रसिया ने दिया, लेकिन फिर भी ये जो है सो नाटो जाने की बात कर रहे हैं, और इसके वजह से रसिया को जो है सो प्रॉब्लम है, क्योंकि रसिया की जो सिक्योरिटी है उससे थ्रेट है और वो प्रॉब्लम है। अब आप ये थोड़ा सा समझिए कि भारत की जो विदेश नीति है वो क्यों इस प्रकार की है। अगर हम खुल करके इस मुद्दे पर रूस का समर्थन करते हैं तो फिर हमें दिक्कत होगी भविष्य में। दिक्कत क्या होगी कि जब हम कहेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो हमें छुड़ाना है, तो वैश्विक समुदाय हमसे कहेगा कि यूक्रेन का जमीन जब छीना जा रहा था तब आपने रसिया का पक्ष लिया था, तो आज अगर आपका जमीन छीना गया है तो आप क्यों बोल रहे हैं। तो ये भारत का पक्ष कमजोर हो सकता है अगर भारत खुल करके रसिया का सपोर्ट करेगा तो, ठीक है। लेकिन अगर भारत रसिया का विरोध करता है तो क्या होगा ये समझिए। अगर भारत रसिया का विरोध करता है तो इससे क्या होगा, चाइना रसिया के क्लोज और चला जाएगा, पाकिस्तान रसिया के और क्लोज चला जाएगा। तो इस वजह से भारत अपना एक महत्वपूर्ण मित्र खो सकता है। तो भारत को किसी के बीच न जाकर के क्या है, सेपरेट रहने की आवश्यकता है। दूसरी चीज कि अगर हम आज अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, अगर हम आज अमेरिका के साथ जाएंगे तो वही चीज है कि रसिया हमसे दूर जाएगा, और रसिया को ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारा जो हमने क्वाड में हम शामिल हुए हैं, क्वाड जिसमें कि भारत है, अमेरिका है, जापान है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें जो भारत शामिल हुआ है इसका लीडर कहीं ना कहीं अमेरिका है। इस बात से रसिया को प्रॉब्लम है। और आप ये देखिए कि जिस दिन युद्ध शुरू हुआ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रसिया चला गया, ठीक है, और रसिया में जाकर के वो बैठा और उसके साथ बातचीत किया। ये भी एक प्रकार का कहने की भारत पे दबाव की रणनीति है कि रसिया के क्लोज में पाकिस्तान जा रहा है, चाइना जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं भारत को प्रॉब्लम होगा। तो भारत अगर रसिया के सपोर्ट में जाता है तो भी भारत को दिक्कत हो सकती है, और भारत यदि अमेरिका के सपोर्ट में जाता है तो भी भारत को दिक्कत हो सकता है। तो भारत के लिए एक वैकल्पिक रास्ता क्या हो सकता है, तो भारत के लिए एक वैकल्पिक रास्ता ये हो सकता है कि भारत इस मामले में कुछ ना बोले और वो उन दोनों का अपना मसला है और उसको संभाले, और भारत वो कर भी रहा है।
भारत जो है ये कर भी रहा है। आप देखिए कि भारत जो है ये कर रहा है और भारत किसी के भी पक्ष में नहीं है। ना तो भारत अमेरिका के पक्ष में, ना ही भारत रसिया के पक्ष में। भारत किसी के भी पक्ष में नहीं है और भारत एक अपना स्वतंत्र पक्ष रख रहा है, ठीक है। और भारत कह रहा है कि ये दो देशों का आपसी मुद्दा है, दोनों बातचीत से, डायलॉग से जो है सो इसको जो है सो संभाले। दूसरा चीज ये है कि जो भारत के जो विद्यार्थी हैं वो भारत के विद्यार्थियों को जो है सो लाया जा रहा है। मिशन गंगा जो है सो चलाया जा रहा है और उसके तहत जो है ये हमारे जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी जो है सो भारत आ रहे हैं इस मिशन के तहत, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ये पूरा मुद्दा जो है वो सोवर्निटी का है। किसके सोवर्निटी के? रसिया के सोवर्निटी के। और रसिया का जो सोवर्निटी है वही मान लीजिए कि अगर खतरा में है, इसी वजह से रसिया हमला कर रहा है। रसिया को कंट्रोल नहीं करना है यूक्रेन को, रसिया को बस क्या करना है कि अपना उसको ये बात मनवाना है कि भाई तुम किसी भी तरह से जो है वो नाटो ज्वाइन नहीं करो। अभी आपको मैं ब्रीफ करता हूं कि इसे यूरोपियन यूनियन के लिए इसने लेटर दिया है कि यूरोपियन यूनियन में आप शामिल कर लो। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम विचार करेंगे इस पे। अभी यूरोपियन यूनियन भी इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि यूरोपियन यूनियन में आवेदन देने के बाद भी जेलेंस्की को क्यों नहीं शामिल किया गया है। साथ ही एक मुद्दा यह भी चर्चा में है कि रसिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर से निकाल दिया जाए। तो क्या यह पॉसिबल है कि रसिया को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल से आप निकाल सकते हैं? तो इन मुद्दों को लेकर के हम फिर से आपसे मिलेंगे और साथ ही में अपने कुछ और देश जो इसमें है इन्वॉल्व है और जो कि कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप एक देश का नाम सुनेंगे, इजराइल। इजराइल जो कि बहुत ही पावरफुल कंट्री दिखता है, छोटा सा देश है लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में, सैनिक के मामले में बहुत ही स्ट्रांग है। और इजराइल कहीं ना कहीं अमेरिका को सपोर्ट करता है, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है, लेकिन इस पूरे मामले में इजराइल चुप है। और इजराइल से बोलने की उम्मीद क्यों की जा रही है? क्योंकि इजराइल एक यहूदी देश है और जेलेंस्की एक यहूदी है। तो एक यहूदी जब फंसा हुआ है वर्ल्ड वार, मतलब एक घनिष्ठ युद्ध में, तो फिर इजराइल क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? अगर बेसिक बात इसका समझिए तो ये ऐसा है कि रसिया जो है उसने पूरे लोगों का नब्ज जानता है, उसको पता है कि इजराइल को कैसे जो है सो कंट्रोल में लेना है, इजराइल को किस प्रकार से कंट्रोल में लेना है। तो इजराइल को भी वो कंट्रोल में लिए हुए है, क्योंकि इजराइल का जो प्रॉब्लम है वो है हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह। और कहीं अगर वो इसमें इन्वॉल्व हो गया तो, और हिजबुल्लाह जो है वो जो है कंट्रोल होता है कहीं ना कहीं ईरान के माध्यम से। और ईरान किसका सपोर्टर है? तो ईरान सपोर्टर है रसिया का। तो अगर इजराइल थोड़ा भी इधर उधर करेगा तो रसिया अपना हथियार ईरान को देगा, ईरान अपना हथियार जो है वो कहां दिया करेगा? वो जो है वो अपना जो हथियार है वो किसी तरह से पहुंचा देगा किसके पास? हिजबुल्लाह के पास। और हिजबुल्लाह जो है वो दिक्कत करेगा इजराइल को। एक और देश है उसके लेकर आपको देख करके समझ में आ रहा है, यूएई। यूएई क्यों कोई कुछ मतलब क्यों इसमें अलग लग रहा है? जबकि यूएई तो अमेरिका की बात सुनता है, फिर भी यूएई भी जो है वो इस मामले से खुद को अलग थलग रख रहा है। क्यों? क्योंकि यूएई को भी प्रॉब्लम है और जो रसिया है, जो यूएई है और जो खासकर ईरान है, ये सारे तीनों ही देश जो हैं वो कहीं ना कहीं तेल का भंडार है इनके पास। तो तेल के भाव को मार्केट में कंट्रोल रखने के लिए इन तीनों के बीच एक बेहतर मतलब एक संबंध होना जरूरी है। इस वजह से आप देखिए कि यूएई भी जो है वो बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं बोल रहा है। और जब वोटिंग्स हो रहे हैं यूएन में, क्योंकि यूएई भी अभी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में वहां पे चयनित हुआ है, तो वो भी वोट्स नहीं कर रहा है। वोट्स नहीं करने वालों में 3 देश प्रमुख हैं, भारत, चाइना और यूएई। तो चाइना इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि चाइना जो है सो समर्थक है रसिया का, और चाइना रसिया को इस मुद्दे पे इसीलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि चाइना की नजर ताइवान पे है कि जब हम ताइवान को पकड़ने जाएंगे तो रसिया जो है वो हमें वहां पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो इन पूरे मामले को समझिए कि इसमें क्या है, क्या मुद्दा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आएगी कि क्या मुद्दा है और किस वजह से ये सारी बातें हो रही हैं और क्या प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम है यूक्रेन का नाटो में जाना। यूक्रेन अगर नाटो में जाता है तो रसिया को इससे खतरा है, तो रसिया उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है और इसी मुद्दे पे लेकर के यह पूरा युद्ध चल रहा है। भारत की विदेश नीति है तटस्थता की, आइसोलेट रहने की, कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम सबसे अलग हैं और हम ये कहते हैं कि 2 देशों का अपना मामला है और ये 2 देश ही आपस में सुलझाएं। इससे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे देश में या विश्व में भी जो है वो तेल की कीमत बढ़ जाएगी।
तेल मतलब कि खाने वाला तेल भी, क्योंकि यूक्रेन जो है, यूक्रेन में सूर्यमुखी का उत्पादन होता है और इस वजह से पूरे दुनिया में जो तेल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है खाने वाला तेल, तो उसका महंगाई बढ़ जाएगा। अभी आप देखिए अपनी मार्केट में तेल का भाव बढ़ गया है, अभी ये और बढ़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल के भी दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल रशिया का क्या उत्पादन होता है, तो उसके भी बढ़ जाएंगे। गैस का भाव बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस भी वहां से आता है। तो ये सारे वस्तुओं के भाव बढ़ जाएंगे और महंगाई जो है सो अपने चरम पे पहुंच जाएगी। हमारे देश में भी, क्योंकि अभी कहीं कुछ स्टेट्स में चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से महंगाई थोड़ी कंट्रोल में है, अन्यथा कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि महंगाई बहुत बड़ी होगी। हालांकि इन सभी चीजों के बीच में भारत के लिए एक अवसर भी है। भारत के एक अवसर क्या है कि यूक्रेन में बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है, रसिया भी गेहूं का उत्पादन करता है, लेकिन अभी क्या उत्पादन जो है सो नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत अपना गेहूं का प्रोडक्शन जो है सो बढ़ा सकता है और बढ़ा करके इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकता है, तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत फायदा भारत को मिल सकता है, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ मैं आज इसके टॉपिक को कंक्लूड करता हूं, फिर आगे करेंट्स के न्यू टॉपिक्स को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। चलिए, धन्यवाद।